प्रैक्टिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPCL TG2 के लिए। ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो है ये हमारी है फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, देखिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके चलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक देखिए ध्यान से कि क्या क्या टॉपिक हमारा रहेगा। अब हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे ओम्स लॉ रहेगा, ओम्स लॉ। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक जो रहेगा वह रहेगा रेजिस्टेंस एंड इट्स इफ़ेक्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस और इसके क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक, उसके बाद रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस होता है, ये सब होंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मोस्टली हम इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और ही बहुत ही डिटेल्स में। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उस पर हम आते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम, ध्यान से देखिए क्या क्या मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, यदि किसी चालक में, ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक में तापमान, लंबाई और क्षेत्रफल स्थिर रहे तो, देखिए ध्यान से, यदि सबसे पहले याद, यदि किसी चालक में तापमान, लंबाई और क्षेत्रफल स्थिर रहे तो वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। यदि देखिए तापमान, ठीक है, तापमान, लंबाई और क्षेत्रफल क्या हो, नियत रहे तो, यानी कांस्टेंट रहे तो, नियत रहे तो वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ओम का नियम क्या है, यदि तापमान, लंबाई, क्षेत्रफल ये सब क्या रहे नियत तो वोल्टेज धारा के समानुपाती होगा, यानी V प्रोपोर्शनल I होगा। V प्रोपोर्शनल क्या होगा, I। और जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास आएगा, यानी कि समानुपाती, ये जो प्रोपोर्शनल है इसका चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास आएगा V बराबर I इंटू R, जहाँ R आपका क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। जहाँ R एक क्या है, नियतांक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, और ठीक है, अभी हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे उससे डिटेल्स में आएंगे। तो देखिए इम्पोर्टेंट इसके कुछ ओम्स लॉ के टॉपिक है। देखिए ओम्स लॉ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको ध्यान से देखिए क्या क्या हमारा रहेगा। सबसे पहले हमारे रहेगा कि ओम्स लॉ जो होगा वह किस किस पर लागू होता है। कभी कभी आपसे पूछेगा ओम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू होता है, तो आपको बताना है रेजिस्टेंस, ठीक, उसके बाद कैपेसिटर, इंडक्टर। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन सब पर ओम्स लॉ जो होता है वह लागू होता है, ओम्स लॉ अप्लाइड। ठीक है, ओम्स लॉ जो इस पे होगा वह लागू होगा, ओम्स लॉ, ओम नियम लागू होता है, ओम नियम लागू। ठीक है, इस पर ओम नियम लागू होता है। दूसरा क्या पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि अगर सर्किट रैखिक है या अरैखिक है, यानी लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो किस पर आपका ओम का नियम लागू होगा। तो सर्किट अगर लीनियर यानी रैखिक, सर्किट अगर रैखिक है तो ओम का नियम लागू होगा, ओम का नियम लागू होगा, ओम का नियम लागू।
ठीक है, ओम का नियम लागू होगा। अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर यानी अरैखिक सर्किट है, तो यहाँ ओम का नियम लागू नहीं होगा। नो, ठीक है, यहाँ ओम का नियम नो ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद और देखिए आप, और ये आपका क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे और क्या क्वेश्चन में पूछता है, बहुत ही ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। लीनियर है तो वहाँ लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे देखिए समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा आराम से। एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटेंस है, एक ये हमारा इंडक्टेंस है, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी समझने की बात है। अगर करंट आप इस डायरेक्शन से फ्लो करो, चाहे करंट आप इस डायरेक्शन से आई, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन से, चाहे इस डायरेक्शन से, चाहे इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, ठीक है, ये आई है, ये भी आई है मान लीजिए, चाहे इस डायरेक्शन से, चाहे इस डायरेक्शन से, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी यानी इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ओम का नियम वहाँ भी लागू होगा जहाँ पे द्विदिशात्मक, ठीक है, यानी बाईलेटरल यानी बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल यानी द्विदिशात्मक ओम्स लॉ लागू होगा। ओम नियम लागू। ये जितने भी पॉइंट बता रहे हैं सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बहुत ही आप इस चीज़ को ध्यान से रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्या हो सकता है। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि ओम का नियम क्या एसी में सिर्फ डीसी में होता है या फिर एसी में होता है, तो आपको बोलना है ओम का नियम एसी और डीसी दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए, ठीक है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों के लिए होता है, ठीक है। बशर्ते क्या है, एसी में आर की जगह जेड होता है, और ये जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या होगा, प्लस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो और ये यक्स क्या है, यक्स बराबर देखिए यक्स ही होता है, यक्स बराबर एक्सएल भी होता है। यह संधारित्र सर्किट के लिए, ये किसके लिए, संधारित्र के लिए, और यह प्रेरकत्व के लिए ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन जो काम डीसी सर्किट में आर का है वही काम एसी सर्किट में जेड का होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको याद रखना है। ये आपका ओम्स का लॉ हो गया। ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हाँ देखिए, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि ओम्स के लॉ में अगर लंबाई, तापमान, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसका तापमान, उसका जो स्थिर रहेगा वह क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये वोल्टेज है, ये करंट है, तो यहाँ से ये जो होगा ये रेजिस्टेंस होगा, और यह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यह कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगी, लेकिन आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला हमारा क्या है, प्रतिरोध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए प्रतिरोध, सबसे पहले प्रतिरोध क्या है, देखिए प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध
किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक है, यानी कि जैसे किसी चालक में, जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मान लीजिए आई करंट फ्लो होगा। अब इसका जो अपोज करेगा वह क्या होगा, रेजिस्टेंस, अपोज्ड बाय द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी परिपथ या फिर किसी चालक में धारा के प्रवाह का जो अपोज करेगा, जो क्या करेगा, विरोध करेगा, वह क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं। रेजिस्टेंस को किससे लिखते हैं, आर से। और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक ओम होता है, क्योंकि यह ओम के नियम से आपको मिला, तो मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध किसके किसके कारण बदल सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ये क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। अब देखिए प्रतिरोध को क्या क्या प्रभावित करता है। सबसे पहले तापमान करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लंबाई है, पहले ही हमने बात किया, लंबाई है। तीसरा क्या है, क्षेत्रफल है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 3 तरह के कारक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे हम देखते हैं। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। ठीक है, एक तार है और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और R बराबर जो प्रतिरोध होगा वह कितने वैल्यू का होगा, तो वह देखिए, जो प्रतिरोध होगा वह सबसे पहला कारण नहीं है। अभी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी कंडक्टर में कितना होता है, किसी चालक में प्रतिरोध कितना होता है, उसकी वैल्यू कितना होती है, यह जानने के लिए देखिए, अगर R जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा L के। सबसे पहले R जो होगा वह लंबाई के समानुपाती, यानी कि कोई कंडक्टर है तो उसकी जितनी लंबाई होगी उसके हिसाब से ही उसका क्या होगा, प्रतिरोध होगा, यानी लंबाई के समानुपाती होगा। दूसरा जो प्रतिरोध है वह है 1/A, यानी कि यह जो है एरिया, यानी क्षेत्रफल के, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यानी यह जो होगा, ठीक है, यह इसके क्षेत्रफल के मतलब कि समानुपाती नहीं, एंटी प्रोपोर्शनल, यानी B समानुपाती। ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल होगा। अब ये मान लीजिए कि यह समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 है। ठीक है, अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, और इस समीकरण को मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L/A, ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ये आपके पास कांस्टेंट आएगा ρL/A। ठीक है, अब आपसे कोई भी पूछे, कोई कंडक्टर है, कोई भी एक चालक है, उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको बताना है कि कितना होगा, वह होगा R बराबर ρL/A, R बराबर ρL/A होगा। ठीक है, तो देखिए R बराबर ρL/A होगा।
अब देखिए इस चीज़ को देखिए कि R बराबर रो L बाई ये होगा, तो किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है, अब हमारे प्रतिरोध को क्या क्या प्रभावित करेगा। अब देखिए हमारे प्रतिरोध को क्या क्या प्रभावित कर रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमारा प्रतिरोध को क्या क्या प्रभावित करेगा, यहाँ देखिए आप। ठीक है, यानी कि अगर सबसे पहले R जो है, R आप देख रहे हैं कि L के समानुपाती है। इसका मतलब है अगर L यानी कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। L बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा R जो है वह ये ऐसा है कुछ, ठीक, यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल है। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना आपको समझना है। अब उसके बाद एक हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि तापमान के बढ़ने या घटने से हमारे पास क्या रेजिस्टेंस पे प्रभाव होगा। ठीक है, तापमान जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तापमान को हम T से लिखते हैं, T टेम्परेचर। अगर हम कंडक्टर की बात करें, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी चालक के लिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ये कंडक्टर की, मैं चालक के लिए बोल रहा हूँ कि अगर तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और तापमान घटने से चालक का जो रेजिस्टेंस है वह घटेगा। तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के लिए, तो अर्धचालक की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, या फिर टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बस आपको याद रखना है ये चीज़, यानी चालक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से प्रतिरोध घटेगा। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा और टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा और हम बात करेंगे, थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो यानी कि किसी सर्किट में, चालक के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए, चालक के लिए, कि किसी सर्किट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, चालक है वह, ये कंडक्टिंग सर्किट में टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी करंट की वैल्यू, ठीक है, यानी करंट की वैल्यू क्या होगी, I कम होगी। सबसे पता क्यों, क्योंकि V R बराबर क्या होता है, V/I। देखिए यहाँ से भी आपको ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी तरह से पूछ सकता है। अब देखिए अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ देखिए R जो है वह 1/I है, 1/I, यानी अगर R बढ़ता है तो करंट हमारा घटता है, और R अगर हमारा घटता है तो करंट हमारा बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको इससे दिख रही है। ठीक है, ये एक, ठीक है, ये आपको देखना है। ठीक, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, सारे आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ों को मिस करें, इन सब चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो करंट हमारा क्या होगा, घटेगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हमारा टेम्परेचर कम हुआ
तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा तो हमारा फाइनली करंट क्या होगा, कंडक्टर में जो है, कंडक्टर में हमारा क्या होता है, कंडक्टर में हमारा अगर टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा तो करंट हमारा बढ़ेगा। ये किसके लिए बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये बात किसके लिए हो रही है, कंडक्टर के लिए हो रही है। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपको वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, ठीक, इसका प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए होता है। अब इसको, ये हमारा जो कंडक्टर है, एक कंडीशन हमारे पास है कि इसको खींचा जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच यानी खींचा जा रहा है, खींचना, ठीक है, खींचा जा रहा है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि इसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है, लंबाई बढ़ाई जा रही है, ठीक है, लंबाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, दोनों ही कंडीशन आप याद रखिए कि एक आपका ये वोल्ट रेजिस्टेंस मान लीजिए R वोल्ट है, कि उसकी जो पहले क्या थी, लंबाई R रो L बाई ए है, ठीक है, R बराबर रो L बाई ए है। और दूसरा क्या है, लंबाई हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ लंबाई को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। अब देखिए, जब स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, जब स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, जब स्ट्रेच करेंगे तो एरिया घट जाएगा। अब देखिए, पहले तो समझना है आपको कैसे घटा। अब देखिए, यही तार है, अब इसको आप खींचोगे, कोई भी चीज़ देखो यार, उसको खींचोगे जब, तो क्या होगा, पतला होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, एरिया घट जाएगा। अब मैंने क्या बताया, देखो पहले समझना है आपको, अभी कितना होगा ये नहीं पता। अगर किसी का आर जो है वह प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल है एरिया के, एंटी प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो एरिया हमारा स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है, घट रहा है, एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, इसको करते हैं, देखिए कुछ ऐसे किया, अब ये क्या है, ए स्ट्रेच किया, तो हमारे पास जो था पहले, मान लीजिए कि यहाँ तक था हमारा रेजिस्टेंस, अब हमने स्ट्रेच किया तो ये इतना हो गया, यानी कि ये इतना और बढ़ गया, ठीक है। पहले इसकी लंबाई जो थी वह क्या थी, L थी, ठीक है, मान लीजिए पहले जो लंबाई थी वो L थी, अभी जो लंबाई हो गई वह कितना हो गई, L इंटू L हो गई, N इंटू L हो गई, यानी N टाइम बढ़ गई हमारी लंबाई, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ाया, 3 टाइम्स बढ़ाया, वो हमें नहीं पता, मान लो N टाइम्स हमारी बढ़ गई, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा, न्यू रेजिस्टेंस R न्यू, वो हमारा N स्क्वायर R वोल्ट आएगा, ठीक है, R वोल्ट। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम करते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक 2 ओम प्रतिरोध को 2 ओम प्रतिरोध को खींचकर 4 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, कर दिया गया, कर दिया गया, नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको बोलना है कि नया प्रतिरोध हमारा क्या होगा,
पहले हमारे पास कितना था, आर बराबर हमारे पास था 2 ओम। ये जो है ये वोल्ट है। अब इसको क्या किया, इसको खींच कर, देखिए खींच कर, ये शब्द आप ध्यान से देखिएगा, खींच के किया गया तो इसका एरिया कम हो जाएगा। तो खींच कर कितना गुना किया गया, एन की वैल्यू आपको 4 दिया गया। कितना एन, कितने टाइम्स गुना किया गया, 4 टाइम्स गुना किया गया। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध आर बराबर एन स्क्वायर, आर होता है आर ओल्ड, ठीक है। तो एन यानी 4 का स्क्वायर गुणे गुणे 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 32 टाइम्स, यानी 32 ओम हो जाएगा। यानी कितना गुना बन गया, 4 गुना आपका बढ़ गया। तो ये कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, 32 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि हमारा लंबाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक प्रतिरोध हमारा ये है, ठीक, ये है आर बराबर रो एल बाई ए। फिर दूसरा ये हमारा क्या हो रहा है, इसकी लंबाई को हमने इस तरह से बढ़ा दिया। इसकी लंबाई को हमने क्या किया, इस तरह से बढ़ा दिया। ये क्या हो गया, एन इंटू एल हो जाएगा। यानी कि ये पहले एल था, फिर हमने एन टाइम से बढ़ा दिया। एन टाइम्स मान लीजिए लंबाई को बढ़ा दिया, तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, आर न्यू। आर न्यू हमारा क्या होगा, एन इंटू आर ओल्ड। यानी कि देखिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एल के। ठीक है, तो आर अगर बढ़ा, सॉरी, अगर आपकी लंबाई बढ़ रही है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, आप जितनी लंबाई बढ़ा दो, मैंने कहा, ठीक है, जितनी भी लंबाई बढ़ा दो, ठीक है, जितनी भी आप क्या करो लंबाई बढ़ा दो, उतना आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो लंबाई मान लीजिए कि आपने 4 गुना किया, अगर 4 टाइम्स यानी 4 गुना, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा आर न्यू वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 4 आर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी आर की वैल्यू दी गई हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ आप जानते रहो। मैंने इसलिए हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया है, और मैं इसका आपको नोट्स सारे प्रोवाइड करूँगा, टेंशन एकदम मत लीजिए। ठीक है, चलिए और अगर हम बात करें, देखिए प्रतिरोध को आप कुछ इस तरीके से बनाते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक प्रतिरोध को आप कुछ इस तरीके से बनाते हो। ये तीर डाल देंगे, ये आर है, ये भी आर है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये जो पहला आर है ये क्या है, ये जो दूसरा आर है ये क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला जो आर है यह सिर्फ आपका क्या है, प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध है। दूसरा आर क्या है आपका, यह परिवर्ती प्रतिरोध है। ये भी आपको पता होना चाहिए, परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध है। ठीक है, एक आपका प्रतिरोध है, एक परिवर्तन यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस आपका है। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए, अब हमारे पास रेजिस्टेंस में एक टॉपिक आया था। देखिए रेजिस्टेंस में थोड़ी सी एक चीज़ों को, रेजिस्टेंस का मात्रा कौन होता है बता दिया। रेजिस्टेंस में एक हम देखिए जब ऐसे निकाले थे तो हमारे पास आया था रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए। तो ये रो क्या है, रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब क्या है आपके, आपका रो है। अभी रो क्या है, ठीक है, अभी प्रतिरोधकता यानी कि रजिस्टिविटी आपकी क्या चीज़ है, अब आपको इसको समझना है। ठीक है, रो क्या है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आप यहाँ से निकालेंगे रो बराबर क्या होगा, आर इंटू ए अपान एल। ठीक है, आर इंटू ए अपान एल। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध मल्टीप्लाई कर दें एरिया से और उसको डिवाइड कर दें लंबाई से, तो आपका क्या मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध मिलेगा। क्या मिलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध। मात्रक क्या निकलेगा, मात्रक
मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो आर का मात्रक ओम होता है, आर का मात्रक क्या होता है ओम गुणे, अब देखिए ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो 1 मीटर से स्क्वायर कटेगा तो क्या होगा ओम मीटर, ओम मीटर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ओम मीटर। तो कभी भी आपसे प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो आपको क्या बताना है ओम मीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब दूसरी चीज़, अब देखिए, और जो आपका रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी यह है, जो रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता एरिया, लेंथ, टेम्परेचर, ठीक है, डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि एक चालक है, उसका प्रतिरोध इतना है, उसका लंबाई इतना है, उसकी चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल इतना है, फिर क्या करेगा कि इसकी प्रतिरोधकता इतना ओम मीटर आई। ठीक है, देखिए समझिए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक चालक है, उसका लंबाई इतना है, उसकी क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी प्रतिरोधकता हमको 10 ओम मीटर मिली। सपोज मैं लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है, डिपेंड नहीं करती यह, चलिए पहले यह केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, यह केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, यह केवल पदार्थ पर निर्भर 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 करती है, केवल पदार्थ पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 ओम प्रतिरोध का, 2 ओम प्रतिरोध का, ओके, 2 ओम प्रतिरोध की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता 5 ओम मीटर है, 5 ओम मीटर है, जब उसकी लंबाई, जब उसकी लंबाई, जब उसकी लंबाई बढ़ाकर बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया, दूना कर दिया गया, ठीक है, दूना कर दिया गया, दूना कर दिया गया, कर दिया गया, तब उसकी, तब उसकी, तब उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, तब उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, जबकि दोनों समान पदार्थ हैं, जबकि दोनों समान पदार्थ है, पदार्थ है, पदार्थ है। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बस देखिए कि मटेरियल कैसा है, यानी कि जो ये पदार्थ दिया गया है ये कैसा है। तो सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल के लिए आपकी प्रतिरोधकता सेम होती है, यानी कि जो रजिस्टिविटी विल बी सेम, रजिस्टिविटी विल बी सेम। ठीक है, ये आपकी रजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे है, जब आप मटेरियल बदलेंगे तभी वह बदलेगी, बाकी लंबाई घटाइए, लंबाई बढ़ाइए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिरोधकता पर। प्रतिरोधकता आपकी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, प्रतिरोधकता पे आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक आप लंबाई, क्षेत्रफल कुछ भी घटा बढ़ा रहे हैं उससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि आप मटेरियल को नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आएगा अगला, क्या है, चालकता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए चालकता, ये बहुत ही पूछा जाता है आपसे, चालकता क्या है। देखिए चालकता क्या है आपकी, इसको हम कंडक्टेंस लिखते हैं इंग्लिश में, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा आप, कंडक्टेंस
कंडक्टेंस आपका होता है कि जो धारा के प्रवाह का क्या करें, सपोर्ट, यानी कि उसको सुगमता प्रदान करें। धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करें। धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करे। तो देखिए, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो क्या कर रहा था, धारा के प्रवाह का विरोध कर रहा था, लेकिन यह धारा के प्रवाह का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, सपोर्ट, यानी कि धारा के प्रवाह को होने मतलब ईजिली, आसानी से फ्लो होने देगा। वह क्या होगा, कंडक्टेंस होगा आपका। अब कंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं, जी से। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जी से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जी से प्रदर्शित करेंगे इसको। उसके बाद अब देखिए, मैं यहीं से अब बात थोड़ी और अब शुरू करता हूँ मैं। अब अगर किसी चालक में, देखिए किसी चालक में सबसे पहले लेंथ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक, अब देखिए दूसरा आर बराबर ये होता है, तो हमारा क्या होगा, दूसरी चीज़ आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो जी है यानी कंडक्टेंस, यह होता है रेजिस्टेंस का अपोजिट। यानी कि अगर आपसे कभी रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो यानी रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस आपका घटेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि जी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और जी घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना। अब देखिए हम थोड़ा चालकता पे, टेम्परेचर की भी बात करें। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये कंडक्टर के लिए है, कंडक्टर के लिए। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा जी जो होगा वो घटेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या हमारा पास बनेगा, टेम्परेचर आप घटाएंगे, रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटेगा, जी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ध्यान से देखिए, यानी कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर से आप कैसे रिलेट करोगे, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से अगर इसको रिलेट करना हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, जी डिक्रीजिंग, जी डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिक्रीजिंग, जी इंक्रीजिंग, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब देखिए, सबसे पहले तो यहीं पे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए बस क्या है। अब देखिए आर बराबर क्या होता है, 1/g, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, इस फॉर्मूले से। तो 1/g होगा, 1/g। अब देखिए हम जी को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। अगर हम जी को ऊपर करेंगे, ठीक है, जी को ऊपर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो ए अपान रो यल मिलेगा। ठीक है, रो यल। तो यहाँ पे एक आएगी हमारी कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो 1/रो हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी, जिसको आप, ठीक है, कंडक्टिविटी जिसको आप क्या करते हो, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट, ये महो होता है। कंडक्टिविटी को हम, चलिए कंडक्टिविटी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कंडक्टिविटी को आप
कुछ इस तरीके से रो से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी को आप कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये कंडक्टिविटी है, इसके बराबर क्या होता है 1/रो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए आप। अब दूसरी चीज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, यह भी किसी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगी, कुछ नहीं। तो कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, यानी कंडक्टेंस आपका क्या होगा, जी बराबर महो ए बाई यल बाई ए से ये बाई यल होगा। तो यहाँ से अब समझने की बात है। देखिए फिर हम आएंगे कुछ और चीज़ों को समझेंगे। चलिए कुछ और चीज़ों को हम समझेंगे। क्या है हमारे पास, देखिए जी बराबर महो ए यल ए बाई यल। ठीक, ये पहले तो हमारे पास है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जी जो है वह प्रोपोर्शनल है ए के, प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, और जी जो है वह एंटी प्रोपोर्शनल है यल के। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, एक ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अब समझने की बात है, अगर आप एरिया बढ़ाओगे यानी ये बढ़ाओगे तो आपका जी बढ़ेगा, आपका जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा अगर आप यल बढ़ाओगे यानी लंबाई बढ़ाओगे तो आपका जी क्या होगा, घटेगा, जी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये समझना है आपको। अब देखिए, यानी जब हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा एरिया जब बढ़ा रहे हैं तो हमारा कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और जब हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो हमारा कंडक्टेंस घट रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इसका मात्रक क्या है, सबसे पहले कंडक्टेंस का मात्रक आप देखिए, चालकता का मात्रक नहीं, हाँ कंडक्टेंस यानी चालकत्व। ठीक है, यानी कंडक्टेंस ही मैं लिखता हूँ, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, कंडक्टेंस का मात्रक यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट मात्रक जो होता है वह क्या होता है, महो। क्या होता है, कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, महो कहते हैं। ठीक है, महो, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं, महो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आती है कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का जो मात्रक है वह क्या होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी का मात्रक जो हमारा है वह क्या होगा, महो पर मीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे निकला है आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जी बराबर क्या है, यल बाई ए, यही है ना, देखते हैं, नहीं सॉरी वेट। ठीक है, तो हमारे पास जो मतलब कि ये है जो फॉर्मूला है, जी बराबर एप्सिलॉन ए बाई, या फिर महो ओम ए बाई एल, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, क्या है ये हमारे पास, ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, जी बराबर महो ए बाई एल। तो यहाँ से ये महो को यहीं छोड़िए। ठीक है, कंडक्टिविटी को यहीं छोड़िए, चाहे बोल सकते कंडक्टिविटी जी यल बाई ए, जी यल बाई ए। तो आप देखेंगे कि जी की तो ओम महो होती है वैल्यू, यल की मीटर हम करते हैं बटे मीटर स्क्वायर, बटे क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो महो पर मीटर होगा, महो पर मीटर, जो कि मैंने आपको बताया। ये आपको याद रखना है यूनिट निकालते वक्त। ठीक है, यूनिट निकालते वक्त आपको इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं थोड़ा सा बढ़िया टॉपिक पे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का समूहन, समूहन, प्रतिरोधों का समूहन। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम जिसको हम सीरीज सर्किट बोलते हैं, सीरीज। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, समांतर क्रम, समांतर क्रम जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को लेके चलते हैं अब। ठीक है, अब एक एक चीज़ को हम लेके चलेंगे आराम से, देखिए। अब देखिए श्रेणी क्रम क्या है, श्रेणी क्रम मैंने बता रखा है कि पहला यानी कि सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक रेजिस्टेंस सपोज ऐसे है, एक रेजिस्टेंस आपका इसके साथ में कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा है, तो जैसे ही इस पहले प्रतिरोध का, ये मान लीजिए पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा होगा। ठीक है, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए तो यह क्या होता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, आपका सीरीज, मतलब सीरीज होगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपका R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। ठीक है, ये क्या है, R3 है। तो आपका जो इक्विवेलेंट यानी कि R आएगा, यानी टोटल R, जिसको हम RT बोल सकते हैं या फिर इसको R बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वह क्या होगा, इनको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसमें बहुत ही क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आप देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, इसको याद रखिए आप कि सीरीज सर्किट में धारा समान होती है, धारा समान होती है, धारा क्या होती है, समान होती है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये चीज़ आप देखिए कि सीरीज सर्किट है तो आप रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस जो भी वैल्यू हो उस सर्किट में, यानी कि अगर यहाँ से कोई करंट जाएगी आई तो ये क्या होगी, सेम होगी सभी में, हर जगह। यहाँ पे जितना आई होगा यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे वही आई होगा, यहाँ पे भी वही आई होगा, वहाँ पे भी यही आई होगा, यानी समान होगा। ठीक है, क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से हमारा है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसमें पहला सिरा, ये रेजिस्टेंस का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इस रेजिस्टेंस का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहले सिरे को पहले सिरे से जोड़ दीजिए, दूसरे सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दीजिए। ठीक है, पहले सिरे को पहले से, दूसरे को दूसरे से जोड़ दें तो हमारा क्या बनेगा, वो, ठीक है, वो हमारा समांतर कनेक्शन होगा, क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू R2 है। ठीक है, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी R टोटल या R क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा आएगा R बराबर, ये होगा क्या, R1 R2 प्लस 1, ओ सॉरी 1। ठीक है, क्यों, ये इसका पहले मल्टीप्लाई
अब भिन्न का जोड़ घटाना ये सब आपको पता होगा, कैसे जोड़ा घटाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे r बराबर कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये r जो होगा आपका वो कुछ 1/, ऐसे होगा 1/r ऐसे होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को जानते रहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जल्दी में। ठीक है, तो 1/r बराबर r2 + 1। तो जैसे ही इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r1 r2 अपान r1 + r2। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिए आप। ठीक है, इसको भी क्या करिए, याद रखिए आप। ठीक है, चलिए एक चीज़ और इसी में आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा जाएगा आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखिए बेसिक का ही है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा बनता है व्हीटस्टोन सेतु, और ये बीच में हमारा एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है जी। ठीक है, बीच में क्या लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर, और ये वोल्टेज सप्लाई लगी रहती है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन सेतु का ब्रिज है, मतलब कि ये है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है यह एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की युक्ति है, यानी कि इससे हम किसी एक क्या मतलब कि जिसका प्रतिरोध हमको नहीं पता है उससे हम ज्ञात करते हैं। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से एक रेजिस्टेंस को मेज़र करने का एक ब्रिज होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को मेज़र किया जाता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से यानी गैल्वेनोमीटर से, यानी जी में करंट की वैल्यू 0 है, करंट की वैल्यू 0, तब ब्रिज बैलेंस होगा। तब ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। तब ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, और इस परिस्थिति में हम मान लेते हैं, चलिए ये P है, ये Q है, ठीक, ये R है, ये S है। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 है तो ब्रिज क्या है, बैलेंस है, और उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, P/R बराबर Q/S होगा, Q/S, या फिर हम बोल सकते हैं P/Q बराबर R/S। ठीक है, ये कंडीशन जब भी आपका एक बैलेंस ब्रिज पूछे तो ये कंडीशन आप लगाइए, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करिए, या है इन दोनों को, चाहे तो इन दोनों को डिवाइड करिए, चाहे इन दोनों को डिवाइड करिए, आपकी वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम पावर, कैपेसिटेंस और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।